वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों आप लोगों की हैवी डिमांड पे चालू कर दिए अब यूपीपीएससी के पीवाईक्यूज। तो यूपीपीएससी के मतलब जो पीसीएस में पूछे गए हैं, बीईओ में पूछे गए हैं, आरओ में पूछे गए हैं, वो सभी सवाल यानी यूपीपीएससी आयोग ने पॉलिटी के जितने सवाल पूछे हैं वो सब हम लोग करेंगे। पूरी पॉलिटी का एक आपको आइडिया मिल जाएगा क्या क्या आपको कैसे पढ़ना है और पूरे कंटेक्स्ट को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। ऐसे ही पॉलिटी के एक सब्जेक्ट और भी आप बता दीजिए, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, साइंस है या यूपी जीके मिसलेनियस, दूसरा उसको शुरू कर लेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले सवाल यह भी हाल ही में पूछा गया था यूपी पीसीएस में, थोड़ा सा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट सवाल चला गया था। जैसे इस बार यूपीएससी में नहीं 0 एफआईआर पूछ लिया, इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट पॉलिटी में दे दी, लक्ष्मीकांत से कुछ दिया ही नहीं, तो वही हाल हो गया था कि एक देखिए ऐसा होता है पीसीएस में। अब भाई जैसे पॉलिटी के 15 सवाल आए तो आप 15 नहीं कर पाओगे, है ना, पर हाँ आपका टारगेट होना चाहिए 12-13 करो। एक दो सवाल जो आपको नहीं आ रहे किसी को नहीं आएंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा, क्योंकि वो सबके लिए टफ है। वही था सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कंपनीज एक्ट। इसमें कई बच्चों को थोड़ा सा परेशानी हुई कि अरे यार ये क्या पूछ लिया, पर ये क्या है आप जब उसको पढ़ोगे हिस्ट्री से रिलेट करके तो उसमें दिया हुआ था। जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात कर लें तो ये 1930 का था सेल ऑफ गुड्स एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट की अगर बात करें, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो ये आपको देखने को मिलेगा 1932 में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काफ़ी पुराना था, ये 1872 का था। और कंपनीज एक्ट की बात करें ये हाल ही का था, 2013 का। तो इस हिसाब से आप क्रोनोलॉजी अगर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 3 पहले नंबर पे आएगा और फिर 1 आ जाएगा, है ना, फिर आपका 2 आ जाएगा, फिर 4, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। अब दूसरा देखो, व्हेन वाज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये सिंपल सा सवाल पूछा गया था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को लेके। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हम लोग लाए थे, आपको याद होगा जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, मेथिल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी, उसके बाद से हम लोग पर्यावरण के संरक्षण का अधिनियम लाए थे 1986 में। अच्छा, इस टाइम राजीव गांधी जी थे, वो पीएम थे ना, ये भी पूछ सकता आपसे, राजीव गांधी पीएम थे। और 1972 में जो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुई थी, कौन सी स्टॉकहोम कन्वेंशन, उसमें हमने ये सारे गोल रखे थे, उसको हमने एक तरह से इन्फ्लुएंस मतलब इम्प्लीमेंट करा था, है ना, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। अच्छा, इसको लेके एक आर्टिकल भी बहुत न्यूज़ में आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, लिंक करता है आर्टिकल 253। आर्टिकल 253 क्या कहता है ये आपको याद रखना है। ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 253 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को या संसद को, किसको, पार्लियामेंट या संसद को शक्ति देता है कि वो जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट है उनको इम्प्लीमेंट कर सकता है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट कर सकता है ना। तो यही था भाई, स्टॉकहोम कन्वेंशन वगैरह जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स थे उसको हमने इम्प्लीमेंट करा, है ना। तो आर्टिकल 253 याद रखना कि आर्टिकल 253 के थ्रू संसद जो है कानून बना सकती है अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट्स को लागू करने के लिए, ठीक है। फिर कह रहे नीति आयोग की संचालन परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है, हु रिप्रेजेंट अ स्टेट इन नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल। तो यहाँ पे नीति आयोग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पहले तो इसका उत्तर देखते हैं, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, सीएम, गवर्नर या चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो नीति आयोग से आप कैसा भी प्रश्न पूछे आप कर पाओ, इसलिए उसको डिटेल में जान लेते हैं। देखो पहले तो इसको समझ लो, राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है कौन करता है, तो मुख्यमंत्री करेगा भाई, वही क्योंकि मुखिया होता है भाई राज्यों का एक तरह से, ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब बात आती है नीति आयोग को हम लोग लाए कब। तो नीति आयोग को हमने इम्प्लीमेंट करा था 1 जनवरी 2015 को, पहला पॉइंट याद रखना। नीति आयोग को कब इम्प्लीमेंट करा, 1 जनवरी 2015 को इम्प्लीमेंट करा, एक सेकेंड। और इसने प्लानिंग कमीशन का स्थान लिया था। प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग कब बना था, 1950 में। पहली योजना कब लागू हुई थी, 1951 से 56 में, ठीक है। और देखिए अब इसमें कौन कौन होता है, इसका जो चेयरपर्सन होता है वो होता है पीएम। जो भी पीएम बनेगा ऑटोमेटिकली चेयरपर्सन नीति आयोग का बन जाएगा। वाइस चेयरपर्सन को पीएम अपॉइंट करता है, सीईओ को भी पीएम अपॉइंट करता है। एक होती है गवर्निंग काउंसिल, कौन होती है, गवर्निंग काउंसिल। इसमें मुख्यमंत्री होते हैं सभी राज्यों के, और जिस राज्य में मुख्यमंत्री नहीं है, जैसे दिल्ली है वहाँ मुख्यमंत्री होता है, पुडुचेरी मुख्यमंत्री है, जिस राज्य में मुख्यमंत्री नहीं होता है वहाँ की यूटी को एलजी जो है रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अभी प्रेजेंट में पूछ सकता है कौन है भैया सीईओ ऑफ नीति आयोग, तो निधि छिब्बर है, ये भी नाम याद रखना आपका, निधि छिब्बर, छिब्बर है ना, निधि छिब्बर जो है ये अभी प्रेजेंट में नीति आयोग की अध्यक्ष हैं, मतलब सीईओ है, माफ़ कीजिएगा। और नीति आयोग को थिंक टैंक भी बोला जाता है ना, यही सारी एडवाइजरी देता है पॉलिसीज़ वगैरह को लेके। पहले प्लानिंग कमीशन था, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है।
हाँ, पहला सीईओ कौन था नीति आयोग का, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। फर्स्ट सीईओ कौन था, ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिए अगर याद है। नहीं याद है तो याद रख लो, सिंधु श्री खुल्लर। कौन थी? सिंधु श्री खुल्लर, है ना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कोई गुंजाइश ना रहे एग्जामिनर कुछ भी पूछे, आपको 360 डिग्री कवरेज लेके चलना है कि कहीं से कुछ भी पूछे आपको प्रिपेयर हो, है ना। तो सिंधु श्री खुल्लर और अभी कौन है? निधि छिब्बर, दोनों ही महिलाएं। और दोस्तों इसी तरह हम पूरी कवरेज आपको कराएंगे। पूरी तैयारी अगर करना चाहते हैं पीसीएस की, आरओ की, बीओ के, हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं, पूरा स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड क्लासेस। देखिए मेहनत आप ही को करनी है, पर उस मेहनत को आसान हम करेंगे। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, पूरा डाउट क्लियरेंस के साथ आपको देंगे। नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब 40 में आपको बताना है, मतलब 4th में कौन सा सही नहीं मैच कर रहा है। अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 127। स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा के अध्यक्ष 93। संसद के सदनों का कार्यकाल 83। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन यानी स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट टू बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो देखिए एडहॉक जजेस का मतलब क्या है, पहले ये समझ लीजिए। एडहॉक जजेस मतलब टेम्परेरी जज, टेम्परेरी। भाई मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या कम है, तो चीफ जस्टिस जो होगा भारत का, वो किसी भी हाई कोर्ट के जज को एडहॉक जज बना देगा, है ना, सुप्रीम कोर्ट का तदर्थ न्यायाधीश बना देगा। ये किस अनुच्छेद से होता है? अनुच्छेद 127 से, ये याद रखना है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट न्यूज़ में भी है, क्योंकि पहले इसमें जजों की संख्या 34 थी, एक चीफ जस्टिस, 33 अदर जजेस। अब पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया, यानी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, स्ट्रेंथ को 38 कर दिया है। एक चीफ जस्टिस, 37 अदर जज, है ना। तो ये भी न्यूज़ में है, पूछ सकता है आपसे। बाकी लोकसभा के अध्यक्ष जो है अनुच्छेद 93 में दिया हुआ है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों का कार्यकाल यानी ड्यूरेशन जो होता है हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वो आर्टिकल 83 में दिया हुआ है, ये भी याद रखना सही है। स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट टू बोथ हाउसेस, ये आर्टिकल 87 में दिया है। किस में दिया है? आर्टिकल 87 में। यानी जब भी संसद का पहला सत्र लगता है तो क्या होता है, प्रेसिडेंट जो होता है विशेष अभिभाषण रखता है ना, दोनों सदनों को बुला के विशेष अभिभाषण रखता है। ये अनुच्छेद 87 में दिया है। अच्छा 88 क्या कहता है? 88 में अटॉर्नी जनरल जो है ना, वो लोकसभा या राज्यसभा की प्रोसीडिंग में बैठ सकता है, बोल सकता है, पर वोट नहीं कर सकता है, क्योंकि चुना हुआ मेंबर नहीं है भाई, है ना, इसलिए। तो ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, अगर रिपीट होते हैं तो आपको याद रहेंगे। अब अगला सवाल कह रहा है, भारत के संविधान के अंदर प्रशासनिक अधिकरण यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है वो हम कब लाए थे? तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो है आप कब लाए थे भाई? तो ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 323A, जिसको हमने 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जोड़ा था। ठीक है, अब बात आती है ये लाए क्यों थे भाई? तो आपको पता है भाई कोर्ट वगैरह में क्या होता है, प्रोसीडिंग बहुत टाइम लगता था। तो जितने लोक सेवक थे, है ना, यानी जो पब्लिक सर्वेंट होते थे, उनसे विवाद मतलब ट्रांसफ़र से रिलेटेड, नियुक्ति से रिलेटेड, सेवा शर्तों से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो यहाँ ट्राइब्यूनल में डील कर ली जाती थी। इसके लिए हमने एक कानून भी बनाया, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट जिसको बोलते हैं, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट के तहत, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट बोलो, 1985 में हमने इसको पारित करा था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है ना। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, है ना। ये भी आपको याद रखना है, अगर पूछ ले। कब लाए थे? 1985 में लाए थे। अच्छा इसको संविधान के भाग में भी एक अलग से जोड़ा हमने, कौन सा भाग है बता सकते हो आप? पार्ट 14 है ना। तो इतना आपको इसके लिए याद रखना है ना, इंदिरा गांधी की सरकार ने इसको करा था, पार्ट 14 है। अगला सवाल फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है। कह रहे कौन से यहाँ फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, यहाँ नेशनल राष्ट्रीय गीत है या नेशनल सॉन्ग कर लीजिए एंथम की जगह। ठीक है, राष्ट्रीय गीत का आदर करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, स्मारक एवं सार्वजनिक महत्व के स्थानों का संरक्षण करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। तो कौन सा नहीं होगा? देखिए फंडामेंटल ड्यूटी को हमने 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से ऐड करा है, आर्टिकल 51A में ऐड करा है। पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा ऐड करा है। 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का हमने इंतजाम करा है, जो कि आर्टिकल 21A में भी हमने उसको ऐड करा है। फंडामेंटल ड्यूटी की रिकमेंडेशन करी थी स्वर्ण सिंह कमेटी ने। किसने? स्वर्ण सिंह कमेटी ने। इसको भी आपको याद रखना है। इस वाले का उत्तर आप बता दीजिए, बहुत ही ज़्यादा आसान है। बीइंग एन इंडियन सिटीजन आपको ये चीज़ तो पता ही होगी। फिर कह रहा है हु इज़ ऑथराइज्ड टू डिसमिस और रिमूव अ मेंबर ऑफ एन ऑल इंडिया सर्विसेज वाइल ही इज सर्विंग अंडर स्टेट, यानी किसी राज्य में सेवारत अखिल भारतीय सेवा के किसी सदस्य को पद से हटाने के लिए कौन अधिकृत है? यूनियन गवर्नमेंट, राज्य सरकार, मुख्य न्यायाधीश या महान्यायवादी? तो देखिए ये शक्ति किसके पास होती है भाई? राज्य में कोई भी सेवारत है अगर ऑल इंडिया सर्विसेज का, तो यूनियन गवर्नमेंट के पास होती है। ऑल इंडिया सर्विसेज जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 312 में दी हुई है। और संविधान का भाग कौन सा है? भाग 14 या पार्ट 14 में दिया हुआ ऑल इंडिया सर्विसेज। अच्छा ऑल इंडिया सर्विसेज में अगर आपसे पूछूं कितनी होती तो बता सकते हो आप? IAS, IPS
और एक होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, है ना। फॉरेन सर्विस मत कर देना, वो तो विदेश की हो गई। ये होती हैं 3 ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS, IFS यानी फॉरेस्ट सर्विसेज, ठीक है। ये इसको याद रखिएगा। बाकी अभी हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं वो पढ़ेंगे, तब इस सब के बारे में डिटेल में डील कर लेंगे। कौन निश्चित करता है कि एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं? हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड दैट अ बिल इज मनी बिल और नॉट? कि कोई भी ये जो विधेयक है ये मनी बिल है या नहीं? प्रेसिडेंट, PM, स्पीकर ऑफ लोकसभा, फाइनेंस मिनिस्टर। तो पहले इसके बारे में समझ लो। देखो, मनी बिल जो होता है, पहली चीज़ हमारे आर्टिकल 110 में दिया हुआ है। किस में दिया गया है? आर्टिकल 110 में। मनी बिल क्या है? देखिए, धन विधेयक, जब सरकार को पैसा जो है विड्रॉ करना होता है कंसोलिडेटेड फंड से या कंटीजेंसी फंड से, तो उसके लिए ऐसा तो है नहीं सर मोदी जी चाहे जितना पैसा निकाल लेंगे, नहीं, वो तो खजाने में है भाई। उसके लिए हमें एक बिल लाना होगा संसद में, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर द्वारा लाया जा सकता है। मनी बिल कौन ला सकता है? मिनिस्टर द्वारा लाया जा सकता है, और सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है ना। प्राइवेट मेंबर जैसे राहुल गांधी चाहे वो नहीं ला सकते भाई, उनको पैसा क्यों ही मिलेगा? सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए ना, तो मिनिस्टर ही ला सकता है, लोकसभा ही में ला सकता है। और प्रियोर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए, यानी राष्ट्रपति की पहले परमिशन लेनी होगी, तब आएगा ये कि राष्ट्रपति महोदय हमें पैसा चाहिए। वो कहेंगे ठीक है, हम परमिशन दे रहे हैं, जाओ धन विधेयक लेके जाओ लोकसभा। लोकसभा में जाएगा वो धन विधेयक। अब धन विधेयक अगर लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा जाएगा, तो राज्यसभा उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती, उसके पास पावर नहीं रिजेक्ट करने का। 14 दिन तक बस जो है होल्ड कर सकती है। अगर 14 दिन के बाद नहीं भेजा तो वो ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। मतलब 14 दिन के अंदर भेजना ही है। रिकमेंडेशन दे सकती है पर उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है। और कोई भी जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं होता है इसके लिए ना, कि लोकसभा राज्यसभा को एक साथ बैठा लो। जॉइंट सिटिंग जो हमारे संविधान के 108 आर्टिकल में, कोई जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है। और ये फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? स्पीकर के पास है लोकसभा के, कि वो डिसाइड करे कि कोई भी मनी बिल है या नहीं। और अगर वो उसी का डिसीजन फाइनल होगा, वो जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता कि नहीं कोर्ट में चले जाओ कि नहीं नहीं सर ये तो मनी बिल था ही नहीं, पास कर दिया इन्होंने, एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा नहीं। उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है, ठीक है। 2010 में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? तो आप तो देख ही रहो इस टाइम पेट्रोलों के क्या हाल चल रहे हैं। तो कीर्ति एस पारेख को बनाया गया था, कीर्ति एस पारेख को। तो अब तो इसका कोई मतलब नहीं रहा, पर फिर भी न्यूज़ में है तो मैं मतलब कहूँगा पूछा जा सकता है, क्योंकि इस टाइम पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है लिंक करके पूछ ले। आप तो देख ही रहो इस टाइम कितने पुरानी चीज़ें पूछी जा रही। फिर कह रहा है भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें नहीं? तब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपने देखा 34 जजेस से हाल ही में 38 जजेस कर दिए गए हैं। तो ये किसने करे हैं? प्रेसिडेंट ने, पार्लियामेंट ने, CM या लॉ कमीशन? यानी पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किसके पास अधिकार होता है? तो संसद के पास ही अधिकार होता है। किसके पास होता है? संसद के पास ही अधिकार होता है, ठीक है। आज का सवाल ये 4 इंपॉर्टेंट लॉज के लिए होगा, जैसे केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI, इंटर स्टेट काउंसिल और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कौन सी कब बनी है, ये आपको मिलाना है, कौन सा सही नहीं मैच कर रहा है। तो बताइए, सोचिए इसके बारे में। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में, बिल्कुल सही है ये। CBI की स्थापना 1963 में हुई है, ये भी सही हो जाएगा यहाँ पे। इंटर स्टेट काउंसिल 1990 में बना, ये भी सही हो जाएगा। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना हुई है 1952 में, कब हुई है? 1952 में। और CBI पावर कहाँ से लेती है ये भी पूछा जा चुका है। तो दिल्ली पुलिस या दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, वहाँ से CBI को पावर मिलती है, ठीक है। और इंटर स्टेट काउंसिल, इसका आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 263 में। इंटर स्टेट काउंसिल या अंतर्राज्य परिषद, अच्छा इसको रिकमेंड किसने करा था? सरकारिया कमीशन ने, है ना। एक सरकारिया कमीशन बनी थी जिसने रिकमेंड करा था इंटर स्टेट काउंसिल के लिए, ये भी आपको याद रखना होगा। और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर पे भी आ जाओ भाई, कमीशन, इस पर भी सवाल बन सकता है। प्रेजेंट में कौन है CVC? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये नाम याद रखना। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी जो हैं ये आपके प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट CVC। अच्छा, आपसे मैं एक सवाल ऐड कर दूं, क्या पहला CVC कौन था? फर्स्ट CVC बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, पहला कौन था CVC? इसको आप उत्तर देने का प्रयास करिए, ठीक है। देखिए कितने सारे सवाल आपको बताएं। चलिए अगला है, कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स रिलेटेड टू पंचायती राज? 9 या 11 या 12? तो पंचायती राज हमारे कहाँ पे दिया हुआ भाई, कौन सी शेड्यूल में है? तो शेड्यूल की अगर बात करेगा तो शेड्यूल हो जाएगा आपका 11। शेड्यूल कौन सा हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अगर पार्ट पूछेगा तो पार्ट कौन सा है भाई? पार्ट 9 है। पार्ट कौन सा है? 9 है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड करा है हमने इसको? तो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से ऐड करा है। टोटल इसमें 29 विषय हैं, 29 सब्जेक्ट हैं। और आर्टिकल पूछ ले अगर, तो आर्टिकल है 243 से 243O। पहले तो ये याद रखो,
पार्ट 9 है, शेड्यूल 11 है, आर्टिकल 243 से 243 ओ है, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से ऐड करा है, 29 सब्जेक्ट है इसमें। अब बात करें कि ये कितने स्तर पे काम करती है, तो 3 स्तर पे काम करती है भाई, है ना। एक होती है नीचे सबसे ग्राम पंचायत, है ना। ग्राम पंचायत नाम ही है ग्राम पंचायत, यानी विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होगी। ये कहाँ पे काम करेगी? गांव में, विलेज लेवल पे। विलेज के बाद क्या होता है आपको पता है, ब्लॉक्स आते हैं भाई, विलेज से बड़ा ब्लॉक होता है। ब्लॉक लेवल पे बनेगी पंचायत समिति बन जाएगी भाई, है ना। क्या बन जाएगी? पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे होती है। ब्लॉक से भी ऊपर क्या होता है? जिला, जिस जिले में आप रह रहे हो, जैसे मैं कानपुर में रह रहा हूँ तो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो जाएगा यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या हो जाएगी? जिला परिषद, भाई जिला है तो जिला परिषद हो गई। गांव है तो गांव पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पे पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। नेशनल पंचायत डे कब मनाते हैं, ये भी पूछा जा चुका है सवाल। नेशनल पंचायत डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल पंचायत डे मनाते हैं हम लोग 24 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को, ठीक है। और ये वाला जो मॉडल है ना, ये बलवंत राय मेहता कमेटी से प्रेरित है ना, बलवंत राय मेहता कमेटी। ये कब बनी थी भाई बलवंत राय मेहता कमेटी? 1957 में, 1957 में। अच्छा, इंपॉर्टेंट कमेटीज़ भी देख लो, इससे सवाल भी बनता है। देखो 1957 में बनी बलवंत राय मेहता कमेटी, है ना, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में। फिर उसके 20 साल बाद अशोक मेहता कमेटी बन गई, अशोक मेहता, ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी 1977 में, अशोक मेहता कमेटी। फिर ऐसे 1985 में बनी GVK राव कमेटी, GVK राव कमेटी, ठीक है। फिर अगले साल LM सिंघवी कमेटी बनी, इसके लिए बहुत सारी कमेटियाँ बनाई गई थी। LM सिंघवी कमेटी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी गई है इसलिए बता रहा हूँ, है ना, याद रखने वाली बात है, इसलिए आपको याद रखनी है। फिर 1986 में LM सिंघवी कमेटी, 1988 में बनी थंगन कमेटी, थंगन कमेटी भाई। 1993 में तो फिर फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। तो ये आपको याद रखना है, ऐसे करके याद रख लो। BA GST, ऐसे BA GST, ये क्रोनोलॉजी है। BA GST क्या? बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GVK राय कमेटी, LM सिंघवी कमेटी और थंगन कमेटी। ये 1957 है, 1977 है, ये आपका 1985 है, ये आपका 86 है, ये 88 है, ठीक है। 85, 86, 88, 57, 77 याद रख लो, एक सवाल निश्चित इससे मिलेगा। देखिए इन्होंने 3 टियर सिस्टम बताया था, जैसे नहीं अभी मैंने बताया, गांव में विलेज पंचायत हो, फिर अपना पंचायत समिति हो, ब्लॉक में जिला परिषद हो। इन्होंने 2 टायर सिस्टम बताया था, 2 टियर सिस्टम बताया कि सिर्फ जिला परिषद रखो और मंडल पंचायत रखो। इन्होंने 2 ही चीज़ें बताई थी, है ना। तो ये आपको बस ये 2 चीज़ें तो और ही ऐड कर लीजिएगा। तो मज़ा आया सवाल करके? चलिए ऐसे करेंगे तो चीज़ें कवर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है। अब देखिए कितनी सीटें हैं हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा में। एक चीज़ गांठ बांध लीजिए, लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें और इवन विधानसभा की सीटें तक यूपी पीसीएस में पूछी जाती हैं। ये आपको करना ही करना होगा, नो मैटर व्हाट। आपके पास समय बहुत है, करना चाहेंगे तो आसानी से कवर हो जाएंगी। तो आइए इसको देख ही लेते हैं एक बार, है ना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए यूपी की बात करें अगर 80 सीटें हैं लोकसभा की। यूपी में कितनी सीटें हैं लोकसभा की? 80 हैं, 80 सीटें हैं। यहीं से सरकारें बनती और बिगड़ती हैं, ठीक है। कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं, ये आपको याद रखनी। जिसमें से SC के लिए रिजर्व है 17, ये आपको याद रखनी है। जो मैं बोल रहा हूँ उतना, SC के लिए कितनी यूपी में रिजर्व है? 17। ST के लिए यूपी में एक भी लोकसभा की सीट रिजर्व नहीं है, ठीक है। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र में कितनी? 48। SC ST की यहाँ नहीं याद रखो, बात बन जाएगी। पश्चिम बंगाल में इंपॉर्टेंट है, अभी चुनाव हुए हैं, 42 सीटें हैं लोकसभा की। कितनी सीटें हैं? 42 सीटें। तो यूपी में 48 है, महाराष्ट्र, यूपी में 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल 42। बिहार में 40 सीटें हैं। बिहार में कितनी हैं? 40 सीटें हैं। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। तमिलनाडु में कितनी? 39 सीटें हैं। MP में कम है, 29 सीटें ही हैं। MP में कितनी है? 29। तमिलनाडु 39, बिहार 40, पश्चिम बंगाल 42, महाराष्ट्र 48 हो गया, ठीक। आ जाओ नीचे कर्नाटक पे। कर्नाटक में 28 सीटें हैं लोकसभा की। कितनी है? 28 सीटें। याद करना पड़ेगा दोस्तों, चाहे जैसे करो, है ना। गुजरात में 26 ही हैं। गुजरात में कितनी है? 26 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में कितनी है? 25 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में 25। बने रहो, मैं यही याद करा दूंगा, अभी मैं आपसे भी याद कराऊंगा। राजस्थान आंध्र प्रदेश में सेम है, 25-25। उड़ीसा में 21 सीटें हैं। उड़ीसा में कितनी है? 21। केरल में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 20 सीटें हैं। तेलंगाना में 17 सीटें हैं। तेलंगाना में कितनी? 17। झारखंड में 14 हैं। झारखंड में कितनी है? 14 है, ठीक है। पहले लोकसभा की देखेंगे तो एक बार फिर देख लो। यूपी में 80, महाराष्ट्र में 48, वेस्ट बंगाल में 42, बिहार में 40, तमिलनाडु 39, MP में 29 हैं, कर्नाटक में 28 हैं, गुजरात में 26 ही हैं, आंध्र प्रदेश में 25 हैं, राजस्थान में 25 हैं, उड़ीसा में 21 हैं, केरल में 20 ही हैं, तेलंगाना 17, झारखंड 14।
असम में आ जाओ, 14 सीटें हैं असम में। पंजाब में 13 सीटें हैं, असम 14, पंजाब 13, छत्तीसगढ़ में 11 हैं। हरियाणा में 10 सीटें, हरियाणा में कितनी हैं? 10 सीटें हैं। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, उत्तराखंड में 5, हरियाणा 10, छत्तीसगढ़ 11, पंजाब 13, असम 14। हिमाचल प्रदेश में 4 हैं, गोवा में 2 हैं। 2 वाले कौन कौन से देख लो, गोवा, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। गोवा, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। GAMMT, गोवा, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। यहाँ 2-2 सीटें हैं। मिजोरम में 1 है, नागालैंड में 1 है, सिक्किम में भी 1 है। मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम 1 है। चलो एक बार भरना चालू करते हैं। पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, अच्छे से पढ़ लीजिए, क्लास में ही चीज़ें लर्न हो जाएंगी, टॉपिक्स अच्छे से कवर करा दूंगा। यूपी में आपने याद कर ली कि लोकसभा की, सर यूपी में मुझे याद हो गई 80 सीटें हैं लोकसभा में। कितनी? 80 हैं। यूपी के बाद अगर चलें सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, तो सर महाराष्ट्र में है, 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में 48 हैं। अभी वेस्ट बंगाल में हाल ही में चुनाव हुआ है, यहाँ भी सीटें बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, 42 सीटें हैं यहाँ पर। बिहार पे आ जाते हैं, बिहार में कितनी सीटें हैं? बिहार में 40 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं बिहार में? 40 सीटें। याद हो गई? अब आ जाओ नीचे, अगर देखें तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं भाई बताओ, थालापति अभी बना है, 39 सीटें हैं लोकसभा की यहाँ तमिलनाडु में, ठीक है। MP में आ जाओ, कम है, 29 सीटें ही हैं MP में। और कर्नाटक में 28 सीटें हैं। कर्नाटक में कितनी है? 28 सीटें हैं। गुजरात में बता सकते हो, याद है? 26 सीटें हैं लोकसभा की गुजरात में। आंध्र प्रदेश पे आ जाओ, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में कितनी है? 25 सीटें हैं। और राजस्थान में भी 25 है, आंध्र प्रदेश, ये दोनों में सेम है, राजस्थान आंध्र प्रदेश 25-25, गुजरात 26। उड़ीसा पे आ जाओ, 21 सीटें हैं। उड़ीसा में कितनी है? 21। केरल में आ जाओ, केरल में कम है, 20 सीटें हैं केरल में। कितनी है? 20। तेलंगाना में कितनी है? 17 हो जाएंगी तेलंगाना में, ठीक है। अब आ जाओ झारखंड, छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में तो 11 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में कितनी? 11। झारखंड में 14, झारखंड 14, छत्तीसगढ़ 11, ठीक है। इधर वाली अब सारी आपको क्लियर हो गई। पंजाब बचा, पंजाब देख लेते हैं, पंजाब में कितनी है? अभी आपने बताया था ना 13 सीटें, पंजाब में कितनी हो जाएंगी? 13। हरियाणा में कितनी है? हरियाणा में 10 सीटें हैं लोकसभा की। कितनी सीटें हैं हरियाणा में? 10 हैं। उत्तराखंड में कितनी है? 5 हो जाएंगी। हिमाचल में बताओ उत्तराखंड से कम होगी या ज़्यादा? तो कम है, 4 सीटें हैं, ठीक है। हिमाचल में 4 होंगी, तो इधर वाले निपट गए। अब इधर आ जाओ भाई, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ 2 हैं। गोवा की बात करेंगे तो यहाँ पे भी 2 हैं। अरुणाचल है, गोवा है, मणिपुर, यहाँ पे भी 2 हैं, है ना। अरुणाचल, गोवा, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल, गोवा, मणिपुर, मेघालय, यहाँ 2-2 हैं। यहाँ कितनी है? 2-2, है ना। तो गोवा, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, और एक और है आपका त्रिपुरा, यहाँ पे भी 2 है। मिजोरम में कितनी है भाई? 1 है। नागालैंड में कितनी है? 1 है ना। मिजोरम है, नागालैंड है, और सिक्किम भी छोटा है, यहाँ पे भी 1 है। असम में कितनी है? अच्छा 13 सीटें असम में। कितनी है? नहीं 13 नहीं, माफ़ कीजिएगा, 14 है। असम में 14 है। असम में कितनी है? 14 है, ठीक है। पंजाब में 13 है। तो ये वाला आपको क्लियर हो गया ना। अब यूटीज़ में अगर बात करें तो लद्दाख में कितनी सीटें हैं भाई? लद्दाख में कितनी है? 1 सीट है मात्र, लद्दाख में 1 है। जम्मू कश्मीर में कितनी है भाई? 5 सीटें हैं ना। जम्मू कश्मीर में 5 है, लद्दाख में 1 हो जाएगी। दिल्ली में कितनी सीटें हैं? दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 7 हैं। अब बच गया अंडमान निकोबार, यहाँ पे 1 सीट है भाई। लक्षद्वीप की बात करें, यहाँ पे भी 1 ही सीट होगा। लक्षद्वीप में 1, अंडमान निकोबार में 1। पुडुचेरी जो है, यहाँ पे भी 1 ही सीट है, पुडुचेरी में भी। और दादरा नागर हवेली, दमन दीव, ये अलग अलग थी, अब 1 हो गई, तो इसमें 1-1 करके 2 हो गई। और बच गया चंडीगढ़, चंडीगढ़ में 1 है ना, चंडीगढ़ में भी 1 हो जाएगी। तो अभी भी नहीं याद हुआ है भाई, तो एक बार आपको फिर से इसको फिल करना होगा। एक बार डाटा फटाफट से फिल कर लीजिए, याद हो जाएगा भाई। आज लोकसभा का देखा है, कल क्वेश्चन आएगा तो राज्यसभा का देख लेंगे ना, प्लीज़ याद कर लीजिए ना। आप देखो इसका उत्तर आप दे पा रहे हो कि नहीं। पश्चिम बंगाल 42, तमिलनाडु 39, बिहार 42, गुजरात 26, बताओ। तो आप कह दो अरे सर याद हो गया, बिहार में तो अभी आपने बताया ना 40 सीटें, बिहार में कितनी है? 40 सीटें, ठीक है, याद हो गया होगा। अब इन में से कौन सा राज्य पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट द मेंबर ऑफ वेस्टर्न जोनल काउंसिल? तो यहाँ पे जोनल काउंसिल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वेस्टर्न, गुजरात, राजस्थान, ऐसे ज़रूरी है वेस्टर्न पूछा, कोई और पूछ लेगा। तो एक चीज़ समझ लो पहले, जोनल काउंसिल की अगर बात करें या क्षेत्रीय परिषद, तो 6 क्षेत्रीय परिषद हैं। कितनी है? 6 जोनल काउंसिल है, 6 क्षेत्रीय परिषद हैं। पहले 5 थी, पहले कितनी थी? 5। ये बनी थी 1956 में जोनल काउंसिल। कब बनी थी? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बनी थी 1956 में। 6ठी नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए बनी थी, नॉर्थ ईस्ट स्टेट काउंसिल अलग से 1971 में। पहले तो इतना याद रखो। कितनी जोनल काउंसिल हैं? 6 हैं।
पहले कितनी थी 5, नॉर्थ ईस्ट वाली बनी थी 1971 में, ये बनी थी 1956 में। ठीक है, तो देखो मैप से हम लोग देखेंगे तो ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है, ये वाला, ये कौन कौन आ गया इसमें? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा हो गया, और चंडीगढ़ और दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, ये आपका नदन जोनल काउंसिल है। नदन का मतलब आपको पता है भाई, उत्तरी, है ना, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद या नदन जोनल काउंसिल। पूछेगा एग्जाम में कौन कौन से राज्य शामिल है, तो हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ और ये राजस्थान है ना, एक ये भी छोड़ दो इसमें, ये राजस्थान है ना, ये भी इसमें आ जाएगा, है ना। नदन जोनल काउंसिल में फिर से बता देता हूँ आपको कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे, ये वाले, ये आपके नदन जोनल काउंसिल में आ गए। ठीक है, उत्तराखंड नहीं शामिल होगा इसमें, ये याद रखना, ये नदन में आ गए। अब आता है सेंट्रल जोनल काउंसिल या केंद्रीय। सेंट्रल जोनल काउंसिल दूसरा, इसमें कौन आ जाएगा? सेंट्रल का मतलब क्या हो गया? केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, है ना, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद। तो इसमें एक तो हो गया उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और एमपी हो गया, छत्तीसगढ़, ये वाले राज्य हो गए, ये सेंट्रल में है ना, ये सेंट्रल है। कौन कौन से हो गए? उत्तराखंड, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, बस ये है, बिहार मत झोंक देना इसमें। अब आता पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। पूर्वी में यानी ईस्टर्न की बात करें अगर, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न नहीं, ईस्टर्न। ईस्टर्न में कौन कौन आएगा? इंपॉर्टेंट है वो, आधे से ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाओगे अगर एग्जाम में पूछे तो अच्छे से कर लो। एक हो गया बिहार, झारखंड हो गया आपका, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये जो है ईस्टर्न है, क्योंकि देखो ये पूरब साइड है तो ये ईस्टर्न हो गया, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब वेस्टर्न देखते हैं, यानी पश्चिमी। वेस्टर्न मतलब पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन आ जाएगा? तो एक तो आप देखेंगे यहाँ पे कौन कौन शामिल होगा वेस्टर्न में, महाराष्ट्र हो जाएगा, और गोवा हो जाएगा, दादर नागर हवेली दमन दीव हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा आपका। ठीक है, ये पश्चिम में हो गया, ये वाला, ये वाला कौन कौन? गोवा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, दादर नागर हवेली दमन दीव हो गया। ठीक है, अब सदन की अगर बात करें, सदन में ये सभी आ जाएंगे। कौन कौन? तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, पुडुचेरी हो गया, ये सदर्न जोनल काउंसिल में आ जाएंगे, यानी दक्षिणी। तो अब मुझे लगता है आप आराम से इसको बता सकते हो कि सर सदर्न में तो ये हमारा दक्षिण भारत जो है, ये वाला, ये दक्षिण भारत की जोनल काउंसिल है, सदर्न जोनल काउंसिल है। पूर्वी जोनल काउंसिल की अगर बात करें या ईस्टर्न जोनल काउंसिल, तो आपका कौन कौन सा हो जाएगा? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये हो गया। सेंट्रल की बात करें या केंद्रीय, तो इसमें यूपी, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, एमपी हो जाएगा। उत्तरी की बात करें तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान हो जाएगा। पश्चिमी में सिर्फ 2 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, एक राज्य और गोवा, बाकी दादर नगर हवेली दमन दीव। याद हो गया? अब पूर्वी में तो ये सभी आ गए भाई, पूर्वी में मतलब नॉर्थ ईस्ट में, है ना, उत्तर पूर्वी परिषद में नॉर्थ ईस्ट में ये सभी आ गए। अब इसका अध्यक्ष कौन होता है भाई? जोनल काउंसिल का कौन होता है अध्यक्ष? अध्यक्ष होता है कौन? चेयरमैन, गृह मंत्री, है ना, गृह मंत्री या होम मिनिस्टर जो होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। और उपाध्यक्ष, वाइस चेयरमैन कौन होता है? तो हर राज्य के मुख्यमंत्री जो है बारी बारी से बनते रहते हैं ना, एक एक वर्ष के लिए। सदस्य कौन होंगे भाई? सभी मुख्यमंत्री हो जाएंगे, और जितने एलजी वगैरह होंगे वो हो जाएंगे इसमें शामिल। तो अब देखो, अब उत्तर बताओ, है ना, मज़ा आ गया होगा आपको पढ़ के, सब याद हो गया होगा। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके। हमारे पीसीएस, आरओ, बीईओ इन सब के बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं, लोअर पीसीएस की पूरी तैयारी कर सकते हैं सब नोट्स के साथ। 499 में मिल जाएगा ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे। तो बताइए भाई वेस्टर्न में कौन नहीं आएगा? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। तो अभी बताया ना, राजस्थान कौन सी काउंसिल में है? नदन या उत्तरी कह सकते हो। ठीक है, अब आप 6 जोनल काउंसिल के नाम आराम से बता सकते हो। फिर कह रहा है कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऐड करा गया है। 76, 80, 95 या 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो आसान है, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में ऐड करा था बाय 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011। ठीक है, और ये हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी या जो है प्रमोट करना कोऑपरेटिव सोसाइटी को, ये आर्टिकल 43B में भी है, जो कि डीपीएसपी का हिस्सा है ना, ये भी आपको याद रखना है। और एक चीज़, ये हमने संविधान के पार्ट 9B में भी ऐड करा है, संविधान के पार्ट 9B में भी। आर्टिकल कौन सा है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, अगर ये पूछ ले तो 243ZH से 243ZT तक है ना, 243ZH से 243ZT तक। और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स किसके पास है? अमित शाह के पास है।
और पंचायती राज वाले आर्टिकल मत भूल डालना, 243 और 243 ओ तक बताए थे। ये क्या है, 243 ZH से ZT तक, याद है? ठीक है, चलो। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य पर लागू होते हैं? कह रहा 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन स्टेट, गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा या नन ऑफ दीज। तो किस पे लागू होते हैं 6th शेड्यूल के जो प्रोविजंस होते हैं भाई? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM। कहाँ पे? असम है, मेघालय है, और आपका त्रिपुरा है, और मिजोरम है। यहाँ पे सिर्फ लागू होते हैं, ठीक है, AMTM। फिर कह रहा विच ऑफ दी 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हु शेयर कॉमन हाई कोर्ट और गुवाहाटी। वह 4 राज्य कौन से जो समान रूप से गुवाहाटी उच्च न्यायालय से संबंधित हैं? ये आपको बताना है भाई, बहुत ही शानदार सवाल है। तो इसको करने के लिए मैं डिटेल में और भी चीज़ें बता दे रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं वही पूछे। तो सबसे पहले मैप में आ जाओ, और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। देखिए प्रेजेंट में अगर आप देखेंगे तो 25 हाई कोर्ट हैं। कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है। हर राज्य के लिए अपना एक हाई कोर्ट होना चाहिए। यह आर्टिकल किस में दिया है? 214 में आर्टिकल में दिया हुआ है कि हर स्टेट्स का अपना एक हाई कोर्ट होना चाहिए। फिर 6 कॉमन हाई कोर्ट हैं। 6 कितने हैं कॉमन हाई कोर्ट? ये अनुच्छेद 231 कहता है कि पार्लियामेंट जो है, संसद, वो कॉमन हाई कोर्ट बना सकती है, ठीक है, 1 या 2 राज्यों के लिए। तो आपको पहले तो ये 4 पॉइंट याद रखने, 25 हाई कोर्ट, 6 कॉमन, 214 से हर राज्यों का हाई कोर्ट होता है, 231 के थ्रू पार्लियामेंट कॉमन हाई कोर्ट बना सकती है। अब 6 कॉमन हाई कोर्ट में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नीचे ही से। तो ये जो केरल दिख रहा है आपको, केरल हाई कोर्ट, तो ये केरल है। केरल बगल में लक्षद्वीप पड़ता है, इन दोनों का एक कॉमन हाई कोर्ट है, केरल हाई कोर्ट। एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा है मद्रास हाई कोर्ट। कौन सा? मद्रास। अब मद्रास तमिलनाडु है ये, है ना, तो ये तमिलनाडु और पुडुचेरी को निपटा देता है भाई, मद्रास हाई कोर्ट कॉमन हो गया। इधर महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट है, कॉमन हाई कोर्ट। इसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट हो गया, ये तीसरा हो गया आपका। चौथा पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा को देख लेता है, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा को, ठीक है, ये हो गया भाई। फिर कलकत्ता हाई कोर्ट 5वां है, कलकत्ता हाई कोर्ट, ये अंडमान निकोबार के साथ शेयर कर लेता है, अंडमान निकोबार के साथ। छठा ये गुवाहाटी वाला है असम का, तो असम को तो देखता ही देखता है, अरुणाचल को भी देख लेता है, नागालैंड को भी देख लेता है, और मिजोरम को भी देख लेता है, ठीक है। तो गुवाहाटी वाला, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, ठीक है। तो 4 राज्यों को देखता है सबसे ज़्यादा। तो अब इसका उत्तर आप दे ही सकते हो, गुवाहाटी हाईकोर्ट किसको देखेगा इनमें से? असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन ए हो गया। भारत में प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, GV मावलंकर और गुरुदयाल सिंह। अब जो पैटर्न चल रहा है, अब आपको ये 4 स्पीकर दे देगा, कहेगा इनका क्रोनोलॉजी लगाओ, क्रोनोलॉजी लगाओ कहेगा। तो ये देख लेते हैं। देखिए लोकसभा के अध्यक्ष निश्चित पूछ सकता है ना, जो एग्जाम का पैटर्न चल रहा है आप देख रहे हो, पूछता ही है। तो ये देखो सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष हैं ये, है ना। सबसे पहले कौन? GV मावलंकर लोकसभा के अध्यक्ष थे 1952 से 56 में। अब एग्जामिनर जो है पहला पूछना भूल के दूसरा पूछने लग गया है। MA अयंगर जो थे ये आपके फिर दूसरे थे, MA अयंगर 1956 से 62 में। फिर 1962 से 1967 में बने थे आपके हुकुम सिंह, ठीक है, हुकुम सिंह है। और नीलम संजीवा रेड्डी जो राष्ट्रपति भी बनते हैं, और ये पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी होते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं 1967 से 69 में, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी। गुरुदयाल सिंह ढिल्लो 1969 से 75 में होते हैं। बलिराम भगत 1976 से 77 बलिराम भगत होते हैं। फिर नीलम संजीवा रेड्डी 2 बार बनते हैं, ये भी पूछ सकता है आपसे, आइडिया होना चाहिए आपको, है ना। 1967 से 69, 1977 में फिर त्यागपत्र देते हैं, 2 बार देते हैं। और KD हेगड़े 1977 से 89 बनते हैं। बलराम जाखड़ 1980 से 89। रवि राय 89 से 91 में है। शिवराज जी पाटिल हैं 91 से 96। PS संगमा 1996 से 1998 तक रहते हैं। DMC बाल योगी 1998 से 2002, इनका निधन हो जाता है। ये भी पूछ सकता है कि किसका निधन हो जाता है उसके कार्यकाल में, तो एक DMC बाल योगी हैं और एक GV मावलंकर है। फिर MG जोशी 2002 से 4 में रहते हैं। सोमनाथ चटर्जी 4 से 9 में। मीरा कुमारी 2009 से 14 में पहली स्पीकर महिला थी जो बनी थी, पहली महिला स्पीकर मीरा कुमारी 9 से 14। फिर सुमित्रा महाजन 14 से 19, तब से अब बिरला साहब चल रहे हैं, देख ही रहो आप। तो पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, अवॉइड ना करके एक बार ज़रूर ओवरव्यू ले लीजिएगा इसका। तो कौन था भाई पहला स्पीकर? GV मावलंकर, ठीक है। चलो, आर्टिकल 371 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोवाइड करता है स्पेशल प्रोविजन टू सम स्टेट्स ऑफ इंडिया, कौन सा उसमें नहीं कवर है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 कुछ भारतीय राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करता है
नीचे दिए गए राज्यों में से कौन इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता है? महाराष्ट्र, गुजरात, केरल या नन ऑफ दीज? तो इसको डिटेल में मैं आपके साथ बताऊंगा। देखो आर्टिकल 371 और पार्ट 21 ये कुछ टेम्परेरी है ना, टेम्परेरी है और ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविज़न देता है ना, यानी टेम्परेरी प्रोविज़न देता है। 371A से 371J तक के आर्टिकल हैं, इसमें आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत 12 राज्य आते हैं जो स्पेशल पावर्स जिनको दी गई है। कौन कौन से 12 राज्य हैं वो भी डिटेल में आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 371 में आते हैं महाराष्ट्र और गुजरात, ये दो आते हैं आर्टिकल 371 में, ठीक है। दो राज्य हो गए आपके, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक। चलो 371B की बात करें, 371B में असम आ जाता है। 371B में याद रखना है आपको, मिलान में आता है ये। ए से असम है पर उसके बाद बी से बम फूटेगा तो 371B में आएगा ये, है ना। महाराष्ट्र गुजरात 371 में, असम है 371B में। इसी के नीचे 371C से मणिपुर दिया हुआ है, इसको स्पेशल प्रोविजंस। 371C में मणिपुर आ जाएगा। और 371D में जो है आपका आंध्र प्रदेश आएगा। 371D में आंध्र प्रदेश और 371E में तेलंगाना आ जाता है, ठीक है। और फिर 371F की बात करते हैं, यहाँ पे सिक्किम आ जाएगा। 371F में सिक्किम आ जाता है। मिज़ोरम 371G में आता है। मिज़ोरम किस में आ जाता है? 371G में। अरुणाचल बच गया तो ये है 371H में। अरुणाचल किस में? 371H में आ जाता है। गोवा है 371I में आ जाएगा। गोवा किस में आता है? 371I में आ जाता है, ठीक है, याद रखना है इसको। और इधर ये जो कर्नाटक रीजन है ये 371J में आ जाता है ना, 371J में कर्नाटक रीजन। एक बार फिर से देख लो क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने के लिए। देखो फिर से देख लो, गुजरात महाराष्ट्र 371 में आया, 371 में है गुजरात महाराष्ट्र। उसके बाद आप पहुँच गए सीधा नॉर्थ ईस्ट में आ जाओ। नॉर्थ ईस्ट में सीधा असम पे आ जाओ भाई। असम 371B में है। बी के बाद सी याद रखना है तो 371C कह लो, मणिपुर को हो जाएगा 371C मणिपुर। बगल में मिज़ोरम बताना है तो 371G हो जाएगा मिज़ोरम आपका, ठीक है। सिक्किम पे आ जाओ, 371F हो जाएगा सिक्किम आपका। 371D पे आ जाओ तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा 371D। तेलंगाना हो गया 371E। कर्नाटक हो गया 371J आपका, ठीक है। और गोवा की बात करें तो 371I हो जाएगा आपका गोवा, 371I। और अरुणाचल की बात करें 371H हो गया आपका अरुणाचल। तो ये 12 राज्य हैं, ठीक है। तो कौन शामिल नहीं भाई? महाराष्ट्र है, गुजरात है, 371 में है। केरल शामिल नहीं होगा, याद हो गया आपको। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? हाउ मेनी मेंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत घुमा घुमा के पूछता है। पहली चीज़ तो ये याद रखो कि भारत में 6 राज्यों में ही लेजिस्लेटिव काउंसिल है भाई। कौन से 6 राज्य हैं? अगर उनको मैप से याद रखना चाहो और मैप से बता देता हूँ। मैप से आइए देख लेते हैं पहले किन 6 राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। एक तो हो गया, 2 ये यूपी बिहार है ना, 2 ये हो गए यूपी बिहार आपके। 2 हो गए अगल बगल के महाराष्ट्र कर्नाटका है ना, 2 ये हो गए महाराष्ट्र कर्नाटका। 2 अगल बगल के हो गए आपके कौन से? तेलंगाना आंध्र प्रदेश। कौन कौन? तेलंगाना आंध्र प्रदेश, ऐसे याद रख लो। तेलंगाना आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र कर्नाटका, यूपी बिहार, यहाँ पे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अब इसको समझ लो कौन कौन वोट करता है। देखो जितने इसमें मेंबर होते हैं 1/3 उस मेंबर को एमएलए इलेक्ट करते हैं। एमएलए मतलब जो विधायक हैं उस राज्य में, ठीक। उस राज्य में विधायक जो होंगे वो इलेक्ट करेंगे 1/3 मेंबर को। 1/3 मेंबर को जो लोकल बॉडीज़ है जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिका, ये लोकल बॉडीज़ के जो चुने हुए सदस्य होते हैं वो वोट देंगे। लोकल बॉडीज़ के, ग्राम पंचायत हैं, म्यूनसिपैलिटीज़, 1/3। फिर 1/12 आता है इसके बाद। 1/12 जो ग्रेजुएट लोग होंगे ना, ग्रेजुएट जैसे हम आप ग्रेजुएट हैं अगर, तो हम लोग वोट करेंगे। 1/12 जो होंगे वो जो टीचर होंगे ना सेकेंडरी स्कूल्स के, ठीक है, जो टीचर्स होंगे सरकारी टीचर्स, वोट करेंगे। 1/6 गवर्नर नॉमिनेट कर देगा, 1/6 मेंबर गवर्नर नॉमिनेट कर देता है। तो आपको ये याद रखना है, 1/3 एमएलए वोट करते हैं, 1/3 लोकल बॉडीज़ के जो चुने सदस्य हैं जैसे ग्राम पंचायत और नगर पालिका में पार्षद होते हैं, 1/12 ग्रेजुएट वोट करते हैं, 1/12 जो है टीचर्स गवर्नमेंट के, और 1/6 गवर्नर नॉमिनेट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ किसके बारे में पूछ रहा था भाई? विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितने सदस्य विधानसभा द्वारा? तो विधानसभा द्वारा 1/3 कितना हो जाएगा? 1/3, ठीक है। तो अब आज का सवाल कह रहा है निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट
embodied in the preamble of Constitution of India. लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन या लिबर्टी ऑफ बिलीफ, यानी विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या विश्वास की स्वतंत्रता। तो आपको पहले पता होगा कि हमारे प्रियम्बल में 5 टाइप की लिबर्टी दी हुई हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बताता हूँ मैं। कौन सी 5 टाइप की लिबर्टी है? पहली लिबर्टी ऑफ थॉट यानी विचार की, दूसरी लिबर्टी ऑफ थॉट के बाद एक्सप्रेशन, अभिव्यक्त करने की, है ना, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन। तीसरी विश्वास की यानी बिलीव की, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। चौथी है लिबर्टी ऑफ फेथ। पांचवी है आपकी लिबर्टी ऑफ वर्शिप, लिबर्टी ऑफ वर्शिप यानी विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आस्था, उपासना, है ना, और विश्वास, ये सब, ये 5 तरह की लिबर्टी दी, ठीक है। यानी लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन भी है, बिलीव भी है, थॉट भी है। इकोनॉमिक लिबर्टी कहीं से नहीं दी है। अच्छा, अगर मैं पूछ लूँ हमारे प्रियम्बल में जस्टिस कितनी तरह का दिया हुआ है, कितने टाइप का जस्टिस या न्याय दिया है, तो सोशल, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल, 3 तरह का है ना, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है, यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन कह रहा है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में दिया है? 243 के, बी, ई या एफ? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के गठन का प्रावधान किस में है? हमारे संविधान के अनुच्छेद 243 के में है, 243 के में। अच्छा, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ये नगर पालिकाओं के चुनाव कराता है और पंचायत के चुनाव कराता है ना, नगर पालिकाओं के और पंचायत के चुनाव कराता है, ठीक है। 243 के जरूर याद रखना। फिर कह रहा है निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू ग्रांट पार्डन? ठीक है, यानी राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति संविधान के कौन से आर्टिकल में है? 68, 70, 72 या 73? तो राष्ट्रपति को पार्डन यानी क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में दी गई है। किस में दी गई है? 72 में। गवर्नर को क्षमादान की शक्ति किस में दी गई है? गवर्नर को, इसके लिए भी आर्टिकल पूछ सकता है आपसे, तो आर्टिकल 161 में दी गई है। किस में दी गई है? आर्टिकल 161 में। तो ये 5 तरह के पार्डन भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है, जो राष्ट्रपति देता है भाई। पार्डन यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षमादान। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? क्षमादान। इसको नाम से ही आप बता सकते हो, क्षमादान यानी आपको जाओ पूरी तरह से मुक्त कर दिया है ना, यानी दोषी व्यक्ति को सभी दंड, सभी केस उस पर पूरे बरी कर दिए, जाओ मौज करो। कम्यूटेशन इसको क्या बोलते हैं? आवागमन। क्या बोलते हैं? आवागमन। हिंदी में क्या बोलते हैं? आवागमन। या और अच्छा वर्ड अगर मैं बोलूँ तो इसको लघुकरण बोलो आप। क्या बोलो? लघुकरण ज़्यादा सही रहेगा। लघुकरण मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि जो सज़ा की अवधि ज़्यादा है उसको कम कर देना, है ना। जैसे आप ये समझ लो, मतलब आपको दिया गया मृत्युदंड है, मृत्युदंड दिया गया, कह दिया जाओ मृत्युदंड नहीं दे रहे, आपको कठोर कारावास दे दिया, कठोर कारावास दे दिया। इसको बोलते हैं कम्यूटेशन, यानी सजा की प्रकृति को कम कर देना है ना, लघुकरण का, मृत्युदंड को कठोर कारावास कर देना। फिर रेमिशन की बात करें, इसको बोलते हैं परिहार। क्या बोलते हैं? परिहार। हिंदी में क्या बोलते हैं? परिहार बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? सजा की प्रकृति में कोई बदलाव किए बिना उसकी अवधि को कम कर देना। मतलब मान लीजिए आपको 5 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया है कि 5 वर्ष का कठोर कारावास है, आप कहते हैं कि भैया तुम 3 वर्ष का कठोर कारावास ले लो, है ना। रिमिशन मतलब क्या है? सजा की प्रकृति नहीं बदलेगी, बस सजा की अवधि कम हो जाएगी, है ना। 5 वर्ष की जेल है तो कहते हैं 3 वर्ष की जेल में कठोर कारावास रहो। यहाँ कम्यूटेशन में क्या होता है? प्रकृति बदल देते हैं, मृत्युदंड को क्या कर दिया? कठोर कारावास कर दिया, है ना। तो ये चीज़ होती है, ये आपको याद रखना है। और फिर चौथा रिस्पाइट की बात करें, विराम। यहाँ पे क्या होता है? इसका हिंदी मतलब विराम, यानी विशेष परिस्थिति में आप, जैसे कोई महिला गर्भावस्था में है ना, तो उसको मूल सज़ा से कम सज़ा दे देंगे, विराम लगा देंगे, ठीक है। ये विशेष परिस्थिति में होता है। फिर प्राविलंबन इसको बोलते हैं, प्राविलंबन। प्राविलंबन यानी रिप्राइव, यानी मृत्युदंड जैसे जो मामले होते हैं उनमें सज़ा के निस्तारण पर अस्थायी रोक लगा देना, है ना, यानी टेम्परेरी रोक लगा देना, उसको बोलते हैं। जैसे मर्सी पिटीशन आपने सुना होगा, है ना, जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो दोषी को राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका लगाने के समय प्रदान करना होता है। यानी जो देखा होगा मर्सी पिटीशन लगाते कि भैया दया कर दो, इनकी टेम्पररी फांसी वगैरह रोक दो, वो सब। अब राष्ट्रपति देखो, डेथ सेंटेंस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है। गवर्नर के पास डेथ सेंटेंस माफ़ करने का अधिकार नहीं होता है, वो बाकी लागूकरण ये सब कर सकता है। तो ये 5 पार्डन भी याद रखना भाई, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। चलो, कह रहा जिला एवं सत्र दोनों न्यायाधीश काम करते हैं किसके नियंत्रण में? भाई डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन
बोथ जजेस वर्क डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ। तो ये किसके कंट्रोल में आते हैं भाई? जिलाधीश के, राज्य के राज्यपाल के, विधि मंत्री के, राज्य के उच्च न्यायालय के। तो बहुत ही आसान है भाई, जिला और सत्र न्यायालय हाई कोर्ट ऑफ स्टेट उसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब आपके लिए सवाल है कि हमारे देश में कितने हाई कोर्ट हैं? ये मैं इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। उनमें से कॉमन हाई कोर्ट कौन सा है ये भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाया था, रिकॉल कर लीजिए तुरंत, कॉमन हाई कोर्ट और हाई कोर्ट। कह रहा है इन विच ईयर 11 फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी हम लोग कर चुके हैं, इससे पहले वाले सवाल में रिलेट करके मैंने बताया था आपको। कह रहा 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा है हमने? तो पहली चीज़, फंडामेंटल ड्यूटी हमारे संविधान के आर्टिकल किस में है? 51A में है भाई, है ना? किस में है? 51A में है। पार्ट की बात करें तो संविधान के पार्ट 4A में आ जाएगी। पहले 10 थी, अब 11 हो गई थी। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू हमने 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी थी कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त एजुकेशन मिलेगी, है ना? राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, इसको 21A में भी डाला था, फंडामेंटल ड्यूटी में भी डाल दिया था हमने इसको। और फंडामेंटल ड्यूटी को पूरी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ऐड किया गया था। स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसकी रिकमेंडेशन दी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी नाम याद रखना। चलो फिर कह रहा है 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट टिल विच ईयर द टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग सीट इन लोकसभा शैल रिमेन अनअल्टर्ड। यानी 84वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार किस वर्ष तक लोकसभा में मौजूद सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन नहीं हो सकता है? 41, 31, 26 या 25। ये तो करंट अफेयर्स का भी सवाल है, लिंक करके आपसे पूछ सकता है, क्योंकि अभी देखो सीटों की संख्या बढ़ाने की बात चल रही है भाई। 2026 तक ये हमने करा था 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। अब आपने देखा ना, नया डिलिमिटेशन बिल जो आया है 543 से कह रहे हैं हम लोग सीटों की संख्या 850 कर देंगे। जिन 850 में से आप ये समझो 815 जो रहेंगी वो किससे रहेंगी आपकी, मतलब 830 मान लीजिए स्टेट से ले लेंगे, बाकी 20-35 तक मान लीजिए ये लोग यूटी से ले लेंगे। अब देखो कितना क्या लेते हैं, मतलब इससे भारत पे आप ये समझो एक और बोझ ही बढ़ेगा। ये नेता जो है 543 भी हैं जो लोकसभा के मेंबर, ये क्या उखाड़ रहे हैं? आप देख रहे हो पेपर लीक पे लीक होते जा रहे हैं, देश में क्या हालात चल रहे हैं, हर चीज़ में महंगाई हद से ज़्यादा अत करती चली जा रही है, जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं, और ये नेताओं को और क्रिएट करे दे रहे हैं, उनकी वैकेंसी बढ़ाए दे रहे हैं भाई। इनकी फिर सैलरी, डेली का खर्चा, संसद चलाने का खर्चा, इनके भौकाली गार्ड्स, आवास, पब्लिक को और चूसा जाएगा भाई, और टैक्स वसूला जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ क्या ही बोले यार, चलो छोड़ो, आगे आते हैं। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्ट्स। भारत का राष्ट्रपति अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक कार्यरत रहेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ही और शी टेक्स द ओथ। राष्ट्रपति यदि आवश्यक हो तो अपना त्यागपत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत कर सकता है, यानी प्रेसिडेंट जो है सबमिट कर सकता है इस रेजिग्नेशन इफ नेसेसरी टू द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये तो देखो पहला बिल्कुल सही है भाई, 5 साल के लिए बैठता है। जैसे 1 जुलाई को 2025 को बैठा है ना, तो 1 जुलाई 2025 तक ही बैठेगा, है ना? यानी 1 जुलाई 2025 तक आपको नया प्रेसिडेंट चुन लेना, अपना चुनाव कराइए, तुरंत फिर अगले दिन वो आ जाएगा। ये आर्टिकल 56 में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? प्रेसिडेंट का टर्म 56 ईयर्स में दिया हुआ है। अब प्रेसिडेंट सबमिट कर सकता है अपने रेजिग्नेशन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को, ये भी सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इनमें से कौन सा सही मैच नहीं का बताना कर रहा है, ये बताना है। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यानी स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, आर्टिकल 37 में दिया हुआ है। कह रहे राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, यानी सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट, आर्टिकल 39। सहकारी समितियों का संवर्धन, यानी प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, 43B। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, 51। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, 51। कौन सा गलत है? इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखेंगे आप, ये जो है 37 में नहीं है, 38 में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? 38 में, कि राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ठीक है। बाकी ये तीनों भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और सही है। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पब्लिक अकाउंट कमेटी बिफोर बीइंग सबमिटेड टू पार्लियामेंट। किस अनुदान को संसद में प्रस्तुत करने से पहले लोक लेखा समिति का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए? ठीक, बताइए कौन सा इसमें? एडिशनल ग्रांट, एक्सेप्शनल ग्रांट, टोकन ग्रांट या एक्सेस ग्रांट? ठीक है, जब भी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेगी एक्सेस ग्रांट को, है ना, अंडर आर्टिकल 115 गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट में एक्सेस ग्रांट को जो है इंट्रोड्यूस करती है। मतलब ये मानिए जैसे मिनिस्ट्री
ऑफ डिफेंस मान लेते हैं ना, उसको जितना बजट में पैसा मिला था उससे ज़्यादा अब उसको खर्चा करना है, उसको कम पड़ रहा है, उसको पैसा चाहिए। तो एक्सेस ग्रांट के लिए वो क्या करता है, पार्लियामेंट में अप्रूवल के लिए जो है डिमांड रखता है। अब पार्लियामेंट में अप्रूवल अगर इसको चाहिए तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो अप्रूव करती है, कैग भी फिर ऑडिट करता है ना, कई सारी चीज़ें होती हैं। मतलब ऐसा नहीं आप कैसे भी पैसे ले लो, पहले आपको अप्रूवल चाहिए होगा, ओरिजिनली जो आपको मिला था उससे ज़्यादा अगर, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है बिफोर बीइंग सबमिटेड टू पार्लियामेंट अप्रूवल चाहिए होगा उससे। यानी संसद में अगर प्रस्तुत करना है इनको तो पहले पब्लिक अकाउंट कमेटी से इनको अप्रूवल कराना होगा, ऑडिट कराना होगा कि आपको जो पैसा मिला था वो खर्चा हो गया है कि नहीं, कहाँ खर्चा हुआ, ये सब ठीक है। फिर कह रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया है? केशवानंदा भारती केस, बेरूबारी सज्जन सिंह या गोलकनाथ केस? तो देखिए सबसे पहले आपको अगर याद होगा भाई, बेरूबारी यूनियन केस 1960 में आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। फिर केशवानंदा भारती केस आया 1973 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यस प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर LIC ऑफ इंडिया केस आता है भाई 1995 में, LIC ऑफ इंडिया केस, उसमें भी ये लोग मानते हैं कि हाँ प्रियम्बल जो है संविधान का हिस्सा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर, बेरूबारी यूनियन केस। चलिए आज का पहला सवाल है अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस जो मोशन होता है, विद रेफरेंस टू नो कॉन्फिडेंस मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी अविश्वास प्रस्ताव के लिए इन दोनों में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहला, अविश्वास प्रस्ताव के लिए उन आधारों को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है जिन पर वह आधारित है, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन नीड नॉट टू सेट आउट ग्राउंड्स ऑन विच इट इज बेस्ड। राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार नहीं, यानी राज्यसभा इज नॉट एम्पावर्ड टू एंटरटेन अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, यानी क्यों मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया गया है उसका कारण बताना जरूरी नहीं है। ये लोग कह रहे हैं ना कि किस आधार पे आप इसको लाए, तो बताइए कौन सा इसमें से सही होगा इन दोनों स्टेटमेंट में। तो यहाँ देखेंगे बिल्कुल सही हो जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है सरकार के विपक्ष लाया जाता है, जो गवर्नमेंट होती है उसके विपक्ष लाया जाता है। अगर ये पास हो जाता है लोकसभा से तो सरकार गिर जाती है ना। इसको कौन लाता है, विपक्ष लाता है भाई, विपक्ष में कोई भी लाता है इसको। राज्यसभा में इसका पावर नहीं है भाई, राज्यसभा से क्या मतलब, क्योंकि विश्व जो आपकी कैबिनेट है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है, लोकसभा के लिए होती है, तो इसलिए ठीक है यहाँ दोनों सही हो जाएंगे। अगला कह रहा है विद रेफरेंस टू फैमिली कोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, पारिवारिक न्यायालयों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के आधार पर की गई थी। इसमें वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व संभव नहीं है, इट एक्सक्लूड्स रिप्रेजेंटेशन बाय लॉयर्स। तो ये थोड़ा सा कोर्ट से रिलेटेड सवाल था। फैमिली कोर्ट्स जो है कब बने थे, फैमिली कोर्ट 1984 के तहत, ठीक है। और इसमें वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व संभव नहीं होता है, मतलब देखिए यहाँ पे सिर्फ पहला सही होगा। आप सोच रहे होंगे कि यार वकील प्रतिनिधित्व संभव नहीं है मतलब, तो यहाँ पे आप देखेंगे वकील प्रतिनिधित्व संभव नहीं है इसलिए बोला गया, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। क्योंकि फैमिली कोर्ट में आप खुद ही जो है अपना पक्ष रख सकते हैं, वकील की आवश्यकता इसमें अनिवार्य नहीं है, आप करना चाहें तो कर ले, मतलब ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है भाई। अगर न्यायालय को लगता है कि जो पक्षकार है वो नहीं रख पा रहा अपना पक्ष बेचारा, तो कहेगा ठीक है भाई वकील कर लो, नहीं तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होगा यहाँ। चलिए अगला देख लेते हैं, ये स्टेट है और ये राज्यसभा की सीट है। तो आपको पता होगा मैंने लोकसभा और राज्यसभा की सीटें आपको डिटेल में बताई थी, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, उत्तराखंड, कहाँ पे कितनी सीटें हैं। आइए एक बार पहले आपको सीटें बता देता हूँ। जैसे यूपी में आपको पता है राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 31 सीटें हैं, लोकसभा की 80 सीटें हो जाएंगी। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हो जाएंगी, 16, लोकसभा की 40 हो जाएंगी। उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 3 सीटें हैं और लोकसभा की 5 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं, लोकसभा की 25 सीटें हो जाएंगी। अरुणाचल में 1 है और लोकसभा की 2 है। असम में राज्यसभा की 7 है और लोकसभा की 14। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 16 सीटें हैं, लोकसभा की 41 सीटें। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 5 सीटें, लोकसभा की 11 सीटें हो जाएंगी। ऐसे केरल में आप देखेंगे राज्यसभा की 9 सीटें हैं और लोकसभा की कितनी हो जाएंगी, 20 सीटें हो जाएंगी लोकसभा की। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 11 सीटें हैं और लोकसभा की कितनी सीटें हो जाएंगी, 29 सीटें हो जाएंगी लोकसभा की। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 19 सीटें हैं, कितनी है, 19 और लोकसभा की 48 सीटें हैं। मणिपुर में राज्यसभा की 1 है, मेघालय में भी 1 है, मिजोरम, नागालैंड, यानी मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ पे राज्यसभा की 1 सीटें हैं और मणिपुर में 2 है, मेघालय में 2 है, मिजोरम, नागालैंड में लोकसभा की 1-1 है।
उड़ीसा में 10 सीटें हैं राज्यसभा की और लोकसभा की 21 सीटें हो जाएंगी। गोवा में 1 सीट है आपकी राज्यसभा की, लोकसभा की 2 सीटें हैं। गुजरात में 11 सीटें हैं राज्यसभा की, लोकसभा की 26 है। हरियाणा में 5 है राज्यसभा की, लोकसभा की 10 है। हिमाचल प्रदेश में 3 है राज्यसभा की, लोकसभा की 4। झारखंड में 6 हैं और लोकसभा की 14। कर्नाटक में राज्यसभा की 12 है, लोकसभा की 28। याद कर लीजिए, इससे एक सवाल आपको मिलता है हर बार। पंजाब में आप देखेंगे 7 राज्यसभा की है, 13 लोकसभा की है। राजस्थान में 10 राज्यसभा की, 25 लोकसभा की है। सिक्किम में 1 राज्यसभा की, 1 लोकसभा। तमिलनाडु 18 राज्यसभा, 39 लोकसभा। तेलंगाना 7 राज्यसभा, 17 लोकसभा। त्रिपुरा 1 राज्यसभा, 2 लोकसभा। ठीक है। अगर यूटीज में देखना चाहते हैं तो अंडमान निकोबार में आप देखेंगे राज्यसभा की सीट नहीं है, दादरा नगर हवेली में भी नहीं है, लक्षद्वीप में भी नहीं है। जम्मू कश्मीर एक ऐसी यूटी जहाँ सबसे ज़्यादा हैं, 4 राज्यसभा की सीटें हैं, 5 लोकसभा की। दिल्ली में 3 है राज्यसभा की, 7 लोकसभा की हैं। पुडुचेरी की भी 1 है राज्यसभा की सीट, 1 लोकसभा। ठीक है। और लद्दाख में राज्यसभा की सीट नहीं है, लोकसभा की 1 है। ठीक है। अब इसका उत्तर आप दे दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो मज़ा आ जाएगी। ठीक है। इसका उत्तर मैं चाहता हूँ आप लोग दीजिए। चलो, क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा। यानी किस अधिनियम ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान दिया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या पिट्स इंडिया एक्ट या चार्टर एक्ट 13 या 33? तो आपको पता होगा भाई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके थ्रू हुई है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू। और पहले जज कौन बने थे? सर एलिजा इम्फे, है ना, या एलिजा इम्फे। तो याद रखिएगा इसको, ये हो जाएगा इसका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए, इसके बाद कह रहा है, ये इंग्लिश में है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सुप्रीम कोर्ट, परमिशन टू इंग्लिश मशीनरीज टू वर्क इन इंडिया, अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल। नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, और ये एक्ट है ना। देखिए, इन एक्ट को जरूर एक बार आपको कवर करना है, 1773 के एक्ट से लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। इनसे सवाल जो है ज़रूर पूछे जाते हैं, 1-1, 2-2। अगर आप लोग कहेंगे तो डिटेल में, शॉर्ट में इसको हर एक वीडियो के थ्रू कवर भी कर लेंगे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किसके थ्रू हुई है? अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? तो ये आपकी नियंत्रण परिषद बनी थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू। सर्वोच्च न्यायालय तो अभी बताया भाई, चार्टर अधिनियम 1773 से बना था। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी चार्टर एक्ट 1813 से। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर एक्ट 1833 से हुई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियंस टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री? चार्टर एक्ट 33, चार्टर एक्ट 53, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 58 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861? तो ये आपका इंडियन काउंसिल एक्ट हो जाएगा 1861। ठीक है। फिर कह रहा, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड? यानी किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है? फेडरल कोर्ट की बात कर रहा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट 1773 के एक्ट से बना, ऐसे फेडरल कोर्ट किसके थ्रू बना है? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया किसके थ्रू बना है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के थ्रू बना है। और बना तो कब था? 1937 में ना, 1 अक्टूबर 1937 को इसकी स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के थ्रू हुई थी। अच्छा, इसके चीफ जस्टिस पूछ ले पहले कौन थे, तो क्या बताओगे भाई? तो कौन थे? सर मॉरिस गायर, है ना, मॉरिस गायर, ये इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस थे। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। बाद में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बन गया 28 जनवरी 1950 को, है ना, यही सुप्रीम कोर्ट बन गया। चलो, इसमें कह रहा फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो देखो, यही सवाल रिपीट हुआ बाद में, है ना। तो सवाल जो है लिंक करके आते हैं। अगर आप पिछले 20 सालों के पॉलिटी के ही नहीं, आप ये समझो पूरे जीएस के पीवाईक्यू को अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, अच्छे से कर लेते हैं, लर्न भी कर लेते हैं उनको, जो आप भूल लें उनके नोट्स बना लीजिए, तो आपका प्रीलिम्स चाहे जिस भी एग्जाम्स को आप देंगे, यूपी SSC के लोअर पीसेज, ORO या ROBO, आप आराम से मोटा मोटा थोड़ा सा निकाल के आराम से उसको कट ऑफ निकाल सकते हैं, है ना। बाकी मेंस के लिए थोड़ा सा आपको डिटेल में जाना पड़ता है, तो इसको थोड़ा सा करिए, है ना। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ है? 1937 में हुआ है। और दोस्तों, हमारे RO, UP PCS, BEO, इन सब के पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप संपूर्ण तैयारी प्री प्लस मेंस की करना चाहते हैं तो पूरा आपको प्री प्लस मेंस का कंटेंट भी मिलेगा, कहीं से कोई बुक आपको नहीं लेनी है। आंसर राइटिंग, चेकिंग, फीडबैक, गाइडेंस के साथ आप पूरी प्रिपरेशन घर बैठे कर सकते हैं। फिर कह रहा है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस एट सेंट्रल लेवल? तो केंद्र में द्वैध शासन पूछ रहा है,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919, 35 या 1947। भाई एक प्रोविंसेस में लगता है, प्रांतों में जिसको बोलते हैं, और एक सेंट्रल में लगता है। तो किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है निचले स्तर से। तो पहले क्या करा गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में इसकी शुरुआत करी गई प्रोविंस लेवल पे, किस पे, प्रांतीय लेवल पे शुरुआत करी गई। फिर जब वहाँ से हटाया गया तब अब इसको केंद्र लेवल पे लगाया गया, यानी सेंट्रल लेवल पे डायरकी लगाई हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। अब अच्छा डायरकी होता क्या है ये समझ लीजिए। डायरकी क्या होता था, दो मतलब जो प्रांत थे या कह सकते हो पूरा ब्रिटिश राज था, इसको दो भागों में विभाजित करा। मतलब एक था रिजर्व सब्जेक्ट, माफ कीजिएगा, रिजर्व सब्जेक्ट, ठीक है, और एक क्या था, ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट में गवर्नर जनरल जो होता था, गवर्नर जनरल ये इसको मैनेज डायरेक्टली करता था। इसके अंतर्गत 3 ऑफिसर आते थे, वो इसकी हेल्प करते थे ना। 3 ब्रिटिश काउंसलर होते थे, वो इसकी मदद कर देते थे। ट्रांसफर सब्जेक्ट की अगर बात करें, ट्रांसफर सब्जेक्ट को भी गवर्नर जनरल लीड करता था, एडमिनिस्टर करता था, बाय द एडवाइजर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 10 लोग होते थे जो इसको हेल्प करते थे भाई। अब जैसे मान लीजिए हेल्थ है, एजुकेशन है, फॉरेस्ट्री है, नॉर्मल जो मुद्दे थे वो सारे यहाँ डाल दिए, रिजर्व मुद्दे यहाँ पे डाल दिए। तो 2 तरह का शासन चलने लगा था, द्वैत शासन इसी को बोला। ये इसलिए लाया कि गवर्नर ने क्या करा, अंग्रेजों ने गवर्नर जनरल के लिए कुछ पावर रिजर्व कर दिए ना, जो ओवर राइट पावर थी ट्रांसफर सब्जेक्ट पे, कि हम इस पे डोमिनेंस कर लेंगे, इसको रिजर्व सब्जेक्ट में डाल देंगे। तो केंद्र लेवल पे आई डायरकी 1935 में और प्रोविंस लेवल पे आई 1919 में, ठीक है। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाइकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बाइकैमरल समझे, 2 सदन, उच्च सदन निम्न सदन, जैसे अभी समझ लो लोकसभा राज्यसभा है ना, ऐसे। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 या 1909 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 या 1935। तो भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 के थ्रू, ठीक है, 1919 के द्वारा, ये आपको याद रखना है। तो ये आज का लेक्चर हमने करा कंप्लीट। ऐसे इसको करिए, ऐसे हम लोग बताइएगा। तो ये सब लेक्चर को हम लोग जो ये जैसे ये पॉइंट पूछे गए तो आपको ये भी करने हैं, है ना, जो जो आए हैं, जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो आज का होमवर्क भी ले लीजिए भाई। होमवर्क ये है कि जैसे आपको चार्टर एक्ट जो है 1773 का ये कर लेना है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का कर लेना है, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, ये 4 एक्ट कर लीजिए भाई, है ना। छोटे छोटे से होते हैं। अगर और करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909, मॉरले मिंटो रिफॉर्म 1919, 1935, इसको भी कर लीजिए। एक चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, है ना। क्योंकि अभी मैं वो उसको लेने बैठूंगा तो ये तो बहुत लंबा, फिर 2 घंटे लग जाएगा आपको डिटेल में करने में। तो अभी आप इसको करिए आराम से, है ना। कोई डाउट हो अभी हम लोग प्रश्न कर लेंगे फिर इससे संबंधित।